बच्चों, अभी तक आपने पूरे लेसन पढ़े हैं। आज उसमें से दूसरा लेसन है वृद्धि और विकास के निर्देशक, जिसके बारे में चर्चा करनी है। अभी कई स्टूडेंट स्कूल आ नहीं रहे, स्कूल चालू हो चुकी है। आप लोग आपके पेरेंट्स की सम्मति लेके स्कूल आ सकते हो। आज हम वृद्धि और विकास के निर्देशक के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमें आर्थिक विकास क्या है, वृद्धि क्या है, दोनों का अर्थ समझे। बोलने में दोनों समान है, पर अर्थशास्त्रियों ने उसके अलग अलग अर्थ निकाले हैं, वृद्धि और विकास। यहाँ पर हमें दोनों का अंतर समझना है, उनकी मर्यादा समझनी है, आर्थिक विकास के लक्षण समझने हैं और विकास के निर्देशक को हमें ध्यान में लेना है। ये प्रश्न परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंस है। अब आपकी स्क्रीन पे पॉइंट दिए हुए हैं और लेसन की समझौती भी दी हुई है। पहला है, हमें उसके प्रस्तावने के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि विश्व में दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जिसमें ये विकास और वृद्धि एक केंद्र बिंदु बन चुका। अब 1939 से 1944 के दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात दुनिया में विकसित और विकासशील देश जो देखने को मिले। विकसित यानी जिस देश का विकास हो चुका है, और जिस देश का विकास हो रहा है, ऐसे देश जिसमें ये विश्व युद्ध के कारण दुनिया में कितनी सारी समस्याएं फैल गई, जिसमें बेरोजगारी, गरीबी, असमानता, भूखमरा, ये दूर करने के लिए लोगों को काम मिले अथवा रोजगार प्राप्त हो, ऐसे प्रयत्न किए गए, और जिसके कारण तब आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि की बात प्रचलित हुई। अब आर्थिक विकास और विकसित में जो प्रति व्यक्ति आय का अंतर घटाया दिया जाए, यानी दो व्यक्ति एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, पर दोनों की आय कैसी होगी? असमान। जो दोनों की आय समान की जाए, विकसित देशों में ऐसा है, जो भी व्यक्ति कार्य करे उनकी आय कैसी है? समान ही है। तो वो घटाया जाए तो जीवन का स्तर ऊंचा आ सकता है, और देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति की आय और आर्थिक विकास के लिए जागृति आए, ऐसा कह सकते हैं कि उसके लिए सबको ज्ञान दिया जाए। इसीलिए और विकसित राष्ट्रों में भी अलग अलग कारणों से अधिक प्रमाण में देखने को मिलता है। विकासशील देश आर्थिक विकास द्वारा गरीबी, बेरोजगारी घटाकर प्रजा का जीवन स्तर सुधरे, ऐसे प्रयत्न किए जाते हैं। और आर्थिक विकास का उद्देश्य जीवन स्तर को बनाए रखना है। विकास का अर्थ इसमें क्या है कि बनाए रखना है, उसमें कोई परिवर्तन होना चाहिए और सबका जीवन स्तर ऊंचा आए। तो आज हम सामान्य रूप से आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट और आर्थिक वृद्धि और इकोनॉमिक्स ग्रोथ दोनों के समान माना जाता है। और प्राचीन काल में आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि एक दूसरे के बदले हुए खूब उपयोग होते हैं, परंतु कुछ अर्थशास्त्रियों ने वर्षों से आर्थिक विकास और वृद्धि दोनों को अलग मानते हैं। जहां पर श्रीमती उर्सुला हिक्स ने मत अनुसार विकासशील देशों के आर्थिक प्रश्नों का निराकरण भी आर्थिक विकास है, अर्थात जबकि विकसित देशों का आर्थिक प्रश्न का निराकरण आर्थिक वृद्धि यानी जो व्यक्ति काम करता है उनमें आय में वृद्धि अथवा उनके जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए। जो वही होगा तो ही आर्थिक विकास अधिक होगा। यहाँ पे बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने परिभाषा भी दी है, जिसमें हेंस नाम के अर्थशास्त्री के आर्थिक वृद्धि अर्थात राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर अथवा वस्तु और सेवा के कुल उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होना। पर कब होगा कि व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, आय मिलेगी, और आय मिली तो व्यक्ति की आवश्यकता बढ़ती है और काम उनके लाभ में वृद्धि होती है। दूसरे है साइमन क्रूजनेट्स को प्रजा को अधिक से अधिक वैविध्यपूर्ण आर्थिक चीजवस्तुओं की आपूर्ति करने से देश की शक्ति में दीर्घकालीन के लिए हुई आर्थिक वृद्धि। अभी आपको मैंने कहा कि जो व्यक्ति को काम मिलता है तो ही व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी, और आय में वृद्धि होगी तो ही व्यक्ति वस्तु की मांग करेगा। यानी व्यक्ति जो वस्तु चाहिए पर वो सब कुछ उनको प्राप्त हो, ऐसे प्रयत्न के लिए व्यक्ति को पहले रोजगार चाहिए। प्रति व्यक्ति परिभाषा यानी एक एक व्यक्ति को काम मिलना चाहिए, और वही आय के अनुसार उनको क्या करना पड़ता है? देश की राष्ट्रीय आय गिनी जाती है। प्रति व्यक्ति आय का कुल योग यानी देश की राष्ट्रीय आय। कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग दो तो पता चले कि एक व्यक्ति की आय कितनी है, ये उसका सूत्र है। अब आर्थिक वृद्धि अर्थात हम लोग
समझते हैं कि आर्थिक वृद्धि का संबंध दीर्घकाल में अर्थतंत्र में चीजवस्तु में कुल उत्पादन में हुई वृद्धि के साथ है। आर्थिक वृद्धि में वास्तविक राष्ट्रीय आय एवं वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि होती है। अब वास्तविक राष्ट्रीय यानी क्या? यानी चालू भाव पर जो राष्ट्रीय आय अथवा थोक भावांक गुणा 100 किया जाए तो उसे वास्तविक राष्ट्रीय आय कही जाती है। इसी वृद्धि के लिए हमें भूमि, पूंजी, श्रम, नियोजक शक्ति जैसे, ये हम 11th में पढ़ चुके हैं कि उत्पादन के साधनों की आपूर्ति एवं गुणवत्ता में हुई वृद्धि ही जिम्मेदार है। अभी तक हमने आर्थिक वृद्धि का अर्थ समझा। अब हम आर्थिक वृद्धि के साथ हमेशा कोई भी कार्य के साथ लाभ और गैर लाभ दोनों जुड़े हैं, तो अभी हम उसकी मर्यादा के बारे में समझेंगे कि आर्थिक वृद्धि की संकल्पना की मर्यादा क्या है। कि आर्थिक वृद्धि सिर्फ परिणात्मक परिवर्तन को ही ध्यान में लिया जाता है। क्यों? व्यक्ति काम करता है, उसका परिणाम कैसा है वही ध्यान में लिया जाता है, पर उसके बाद उसमें सुधार किया जाए अथवा व्यक्ति को नहीं आता उसको सिखाया जाए तो उसमें परिवर्तन अथवा गुणात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। आर्थिक वृद्धि में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, परंतु संस्था के और मनोवैज्ञानिक रुझान यथावत है। व्यक्ति अपने लॉजिक का उपयोग करता नहीं है, काम दिया वो अपने मुंह से जो करता है वो करता है। आर्थिक वृद्धि एक संकल्पना मर्यादित है, वह सिर्फ उत्पादन में हुई वृद्धि एवं अधिकता की मात्रा दर्शाता है। वहां पर कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, व्यक्ति की कितनी आय में बढ़ी वो ध्यान में नहीं, बस इतना उत्पादन जरूरी है। लोगों के कल्याण एवं उसके परिवर्तनों को जानने के लिए आर्थिक वृद्धि को संकल्पना अधिक है। अब यहाँ तक हमने आर्थिक वृद्धि के बारे में चर्चा की। अब हम विकास के बारे में चर्चा करेंगे कि आर्थिक विकास क्या है। हम लोग जानते ही है कि जो विकसित देश है सब वो वहाँ पर आर्थिक विकास के रूप में जानते हैं। विकास अर्थात आर्थिक विकास अर्थात वर्तमान समय में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे देश आर्थिक विकास के लिए सक्रिय हुए हैं, इसीलिए इसे हमें आर्थिक विकास वास्तव में क्या है। आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है, वहाँ पर सतत चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। वहाँ पर सुख प्राप्त करने के साधन है, क्योंकि वहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजी है, पर वो टेक्नोलॉजी करी किसने? व्यक्ति ने, वो काम करा। उनको आर्थिक वृद्धि पर आधार रखना पड़ता है। आप लोग जानते होंगे कि यहाँ हमारे भारत के देश के लोग अमेरिका, जापान यहाँ पर सब काम करने के, रोजगार प्राप्त करने के लिए जाते हैं। और आर्थिक विकास की आर्थिक वृद्धि आर्थिक सुख एवं आर्थिक प्रगति को समावित है। अब आर्थिक विकास के दौरान वास्तविक राष्ट्रीय आय एवं वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, परंतु आर्थिक विकास एक सिर्फ परिणात्मक परिवर्तन नहीं, उसमें गुणात्मक परिवर्तन, व्यक्ति जो काम करता है उसका परिणाम आता है, पर वो कम समय में अधिक कैसे परिणाम लाया जाए, उसमें क्या सुधार लाया जाए, वो प्रयत्नों को ध्यान में दिया जाता है। और विकास के वृद्धि की तुलना विशेष है, ये बहुमुखी प्रक्रिया है। विकास के प्रक्रिया के दौरान सामाजिक ढांचा भी बदलता है, व्यक्ति की जरूरियात भी बदलती है। पहले व्यक्ति की आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान थी, अब क्या है? तीन जरूरियात से अधिक। जो व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो व्यक्ति 3 आवश्यकता से अधिक यानी भौतिक सुविधा भी प्राप्त कर सकता है। और उद्योग और सेवा का योगदान बढ़ता है। आप लोग जानते होंगे कि हमारे 3 क्षेत्र है रोजगार क्षेत्र के लिए, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। पहले के समय में 72% लोग कृषि क्षेत्र पर कार्य करते थे, पर हमारे वर्षा पर आधारित है, कृषि पर कार्य कम मिलने के कारण वे क्या होता है कि व्यक्ति उद्योग तरफ, दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद व्यक्ति वहां पर उद्योग क्षेत्र पर कार्य करने के लिए चला गया, जिसके कारण व्यक्ति को वहां रोजगारी प्राप्त होती और व्यक्ति की आय में, और जो उद्योग क्षेत्र में वृद्धि हुई तो सेवा क्षेत्र में वृद्धि होनी है। सेवा क्षेत्र यानी उद्योग क्षेत्र के साथ जुड़े हुए उद्योग। व्यक्ति कार्य करने के लिए जाए तो उनको वाहन व्यवहार की जरूरत पड़ेगी, रहने के लिए मकान की व्यवस्था, संदेशा व्यवहार की जरूरत पड़ेगी, तो ये सब सेवा क्षेत्र है। जिससे समय और खर्च में भी बचत है। नई चीजों बीच की खोज होने से परिणाम स्वरूप उत्पादन एवं वितरण की संस्था के ढांचा भी बदलता है। सभी ढांचागत परिवर्तनों के कारण, ये सब ढांचागत सुविधाएं के कारण गरीबी, बेरोजगारी और समानता भी घटती है। अब यहाँ पे विकसित आर्थिक विकास की परिभाषाएं दी है, जिसमें माइकल टोडेरो
ये परीक्षा में एमसीक्यू के रूप में भी पूछा जाता है। अर्थशास्त्री के नाम दिए जाते हैं कि कौन से अर्थशास्त्री ने परिभाषा दी है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि आर्थिक विकास ये बहुपरिमाणीय प्रक्रिया है। दूसरा है कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीने वाली जनसंख्या में वृद्धि न हो, आय का वितरण अधिक असमान न हो, को शर्तों को अधीन से देश में प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालीन वृद्धि हो। जो व्यक्ति को काम मिलता जाए तो गरीबी बेरोजगारी क्या होगी, दूर होगी। ये जीएम मेयर की परिभाषा है। अब दूसरे अर्थशास्त्र की परिभाषा परीक्षा में भी आती है, मैक्लब की परिभाषा कि जनसंख्या स्थिर हो और सतत बढ़ती हो, परंतु उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन की पद्धति में जन्म लेने वाली ऐसी प्रक्रिया जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि हो और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता हो, तो देश का आर्थिक विकास हो रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। उसके लिए पहले तो शिक्षा होनी चाहिए। जो शिक्षा होगी तो व्यक्ति ऑलरेडी काम करना चालू करेगा। अभी कोरोना के कारण कई व्यक्ति के रोजगार में समस्याएं देखने को मिलती है, पर अब वो सतत तो भी जिसने काम किया वो कुछ ना कुछ प्रक्रिया करके अपनी आय प्राप्त कर सकता है। अब ये मैक्लब की परिभाषा थी, परीक्षा में आती है। अब हम पढ़ना है आर्थिक विकास के लक्षण। अब जो आर्थिक विकास के लक्षण पढ़ रहे हो और समझ रहे हो, तो इसके साथ आपको दूसरा भी समझना है कि यहाँ पर जो आर्थिक विकास के लक्षण साथ में पढ़ रहे हो उसके साथ दोनों के अंतर को भी थोड़ा बहुत उसके जैसा ही है। जो उसके समझ आ गई तो आपको अंतर भी आ सकता है। पहला है लक्षण, आर्थिक विकास में सतत चलने वाली प्रक्रिया। देखो, सतत चलने वाली प्रक्रिया, विकसित देश की परिभाषा क्या है, जिस देश का विकास हो चुका है, यानी व्यक्ति जो कार्य कर उसमें अनेक वृद्धि परिवर्तन लाता रहता है, गुणात्मक परिवर्तन आता है, उसमें सतत प्रक्रिया है। यानी आर्थिक विकास की प्रक्रिया निरंतर निश्चित दिशा के क्रम से धीमी परंतु मजबूत प्रक्रिया है। किसी भी देश के विकास के शुरू करने की वजह से सरल है, परंतु उसको बनाए रखने का कार्य मुश्किल है। सामान्य रूप से विकास की प्रक्रिया शुरुआत में तीव्र होती है, परंतु समय बीतने के विकास की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। शुरुआत में कोई नया यंत्र लाते हैं तो कार्य कितनी स्पीड में करता है, पर धीरे 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 उसमें 5 साल 10 साल फिर उसकी प्रक्रिया कैसी हो जाती है, धीमी हो जाती है। परिणात्मक एवं दूसरा कारण है परिणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन होता है। आर्थिक विकास में उत्पादन में वृद्धि अथवा परिणात्मक एवं संसाधनों यानी नए नए साधनों का उपयोग करके गुणवत्ता में सुधार जैसे गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं, परंतु गुणात्मक परिवर्तन अधिक होता है। मांग में परिवर्तन, अब जो यहाँ पर व्यक्ति को काम मिल जाए तो अपनी 3 आवश्यकता से अधिक सुविधा प्राप्त कर सकता है, अर्थात व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी तो व्यक्ति की मांग में भी वृद्धि होगी, और समय के साथ व्यक्ति की मांग में, आय में, रुचि में, हर एक वस्तु में परिवर्तन होता है। विकास होने से लोगों की आय बढ़ती है, रुचि बदलती है, जिससे परिणाम स्वरूप मांग बदलती है। विकास शुरुआत में चरण प्राथमिक वस्तु की मांग तेजी से बढ़ती है और उसके बाद मौसम एवं सुख सुविधा की वस्तु की मांग बढ़ती है। श्रम की गतिशीलता बढ़ती है। व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है। मैंने अभी बोला कि भारत के व्यक्ति अमेरिका, जापान इत्यादि वहाँ पर अधिक रोजगारी प्राप्त करने के लिए जाते हैं। कई बार यहाँ के बच्चे साइंस के पढ़े हुए व्यक्ति, हमारे भारत में गुजरात में भी डॉक्टरी पढ़ने के लिए कॉलेज है, तो भी व्यक्ति बाहर की डिग्री लेने के लिए जाते हैं। विकास के कारण शिक्षा में वृद्धि होने से श्रम की गतिशीलता भी बढ़ती है। गांव में प्राथमिक शिक्षण प्राप्त होता है, पर बच्चों को आगे पढ़ना है तो उनको शहर में ही जाना पड़ता है, और व्यक्ति शहर में पढ़ने के बाद वहाँ की सुविधा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को गांव में अच्छा लगता नहीं है, फिर वो क्या करता है, रोजगार प्राप्त करने के लिए भी शहर में चला जाता है, कि जिसके कारण उनकी आय में वृद्धि हो। पूंजी सर्जन में वृद्धि होती है। जो व्यक्ति की आय बढ़ी यानी पूंजी में भी बढ़ोतरी हुई, और व्यक्ति क्या करेगा, नया उद्योग भी स्थापित करता है। पूंजी निवेश करना, विकास के अलग अलग वस्तु की मांग बढ़ती है और नए साहसकर्ता भी आगे आते हैं, जिसमें पूंजी सर्जन और पूंजी निवेशकों की दर को भी अधिक वृद्धि
दी है। अब छेल्ला कारण हमारा है टेक्नोलॉजी की परिवर्तन होता है। अब देखो जैसे शिक्षा प्राप्त करोगे तो नई नई टेक्नोलॉजी की खोज होगी। अभी अब आपको उदाहरण दे तो कोरोना के कारण वैक्सीन आई। अब देखो कोवैक्सीन और कोविड दोनों की वैक्सीन अलग अलग, पर जो अधिक गुणवत्ता है उसमें वही वैक्सीन अभी सबको दी जाती है। पर उसमें ध्यान रखा जाता है कि पहले कौन से ट्राई करी जाए, किसी पे ट्राई करी हो तभी उसका उपयोग किया जाता है। टेक्नोलॉजी में परिवर्तन, विकास होने से अग्नि और पानी पर आधारित टेक्नोलॉजी बदले कोयला एवं लोहा पर आधारित टेक्नोलॉजी अपनाने के विकास दर तीव्र बनती है। उदाहरण दे तो पहले ट्रेन और सब कुछ कैसे चलती थी, कोयले से, अग्नि से, बराबर ना। अब कैसे इलेक्ट्रिक से चलना चालू हो गई है। अब निश्चित चरण के बाद विकास की प्रक्रिया स्वयंभू होती है। अब है उसकी मर्यादा कि आर्थिक विकास की मर्यादा क्या है। कि आर्थिक विकास देश की प्रगति को दर्शा सकता है पर आर्थिक बातों की स्थिति को दर्शा सकता नहीं है, परंतु वास्तव में मानव विकास की चर्चा न कर सकती और मानव प्रगति का मापदंड नहीं बन सकती। आर्थिक विकास को आर्थिक वृद्धि की तरह नहीं मापा जाता और आर्थिक विकास मापने का कार्य अधिक कठिन है, क्योंकि वहाँ पर व्यक्ति ने काम नहीं किया, वहाँ मशीनरी से काम होती है। और आर्थिक विकास समाज में हुए परिवर्तनों का भी समावेश होता है, जिसको मापने का कार्य खूब कठिन है। आर्थिक विकास होता है तो प्रजा का जीवन स्तर भी ऊंचा उठता है, पर भारत में आर्थिक विकास होना अभी के बावजूद भी प्रजा का जीवन स्तर आर्थिक सुधार हुआ नहीं, क्योंकि अभी विकासशील हो रहा है। इसीलिए विकास के अर्थात जीवन स्तर में सुधार ऐसा कहा जा सकता नहीं है। यहाँ पर हम तो भी आपके स्क्रीन पर दिखाई नहीं है तो भी एक आर्थिक विकास और वृद्धि का अंतर ले लेते हैं कि दोनों अभी साथ में समझ में आ जाए। कि दोनों के बीच में आपके टेक्स्ट बुक में भी वो अंतर दिया हुआ है कि आर्थिक विकास या आर्थिक वृद्धि के कुछ विशेष आर्थिक वृद्धि या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अर्थतंत्र में आय बढ़ती है, परंतु अर्थतंत्र की संस्था में परिवर्तन नहीं होता। लगभग मनोवृत्ति भी बदलती है। इसीलिए जीरान मेयर ने बताया कि विकास अथवा वृद्धि के साथ परिवर्तन और विकास और आर्थिक वृद्धि के बीच का अंतर आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ कि आर्थिक विकास, पहला है पॉइंट, जो हमने लक्षण समझ में आ गया तो दोनों के बीच का अर्थ भी समझ में आएगा, दोनों का अंतर भी समझ में आ जाएगा। आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है, जब आर्थिक वृद्धि कैसी एक घटना है। आर्थिक विकास परिणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन है। मैम ने आपको सामने ही बताया कि परिणात्मक एवं गुणात्मक, परिणाम आने के बाद उसमें क्या सुधार लाना है वो विकास देश कर सकता है, जबकि आर्थिक वृद्धि परिणात्मक परिवर्तन ही होते हैं। आर्थिक विकास में अर्थतंत्र के बिना उपयोग में लिए गए साधनों का प्रश्न उत्पन्न होता है, जबकि आर्थिक वृद्धि में यानी हमारे 4 साधन, उत्पादन, भूमि, पूंजी, श्रम और नियोजक, वो चारों साधन का दूसरी बार उपयोग हम कर सकते हैं। आर्थिक विकास विकासशील देशों के साथ संकलित संकल्पना है, क्योंकि उनको हमारे पर आधार रखना पड़ता है, जबकि आर्थिक वृद्धि विकसित देशों के साथ संकलित संकल्पना है। आर्थिक विकास को निश्चित रूप से मापने का कार्य अत्यंत कठिन है। मैंने आपको बोला कि यंत्र कार्य करता है तो माप कैसे सकते हैं, बराबर, जबकि आर्थिक वृद्धि में मापने का कार्य सरल है कि कितने व्यक्ति ने कार्य किया। विकास की संकल्पना विस्तृत है और वृद्धि की संकल्पना सीमित है, पर यहाँ पर कम लोग काम करते हैं और यहाँ पर अधिक काम होता है। आर्थिक विकास के संबंधित प्रति व्यक्ति आय के साथ वितरण से है और आर्थिक वृद्धि के संबंध प्रति व्यक्ति, देखो संबंध दर्शाया है, यानी वृद्धि एक प्रति व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई बात है। और आर्थिक विकास की प्रक्रिया धीमी होती है जबकि आर्थिक वृद्धि तीव्र होती है। और लास्ट में है आर्थिक वृद्धि बिना आर्थिक विकास संभव नहीं। यही मेन वस्तु पॉइंट है कि आर्थिक विकास के आर्थिक वृद्धि के बिना संभव नहीं है। यहाँ पर तुम्हारा पहला सेशन पूरा हो रहा है और अब दूसरे सेशन में आपको उसके निर्देशक, विकास के निर्देशक के बारे में चर्चा करूँगी। जो चारों 4 निर्देशक है वो आपको समझा दूँगी।